3, 2, 1 गो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष और आज हमारे साथ फिर से तुम्हारे चहीते गौरव जोशी। वी आर बैक ओवर है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो हम करते करते कुछ और भी बात कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन मेनली टॉपिक है अभी मुद्दे का। बहुत लोग ही, जैसा हम बात कर रहे थे पहले रिकॉर्ड करने से पहले, कि बहुत लोग अभी पीड़ित हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे अपने एक्सपीरियंस से। मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे अभी जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए होंगे उन्हें लगा हो कि भाई क्या हो गया, क्या सोचा था, ज़िंदगी ख़त्म हो गया। लेकिन 2-3 साल के बाद, जैसे हम 5 साल बाद, हाँ। इतना उतना कुछ खास मैटर करता नहीं है वो चीज़। ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारा लाइफ को इम्प्रूव करता है, लेकिन बहुत सारे तरीके और भी होते हैं। देखो भाई, अच्छा रिजल्ट तो बहुत कम को ही मिलता है। अंडर 100 अंडर 200 जो हैं वो तो नहीं तो अभी अंडर मज़े। 100 का मतलब है कि 100 हाँ 100 ही लोग होंगे वहाँ पे। हाँ, वही तो। और जहाँ पे लाखों लोग अपीयर कर रहे हैं, है ना, हाँ तो बिल्कुल। उनका इंटरव्यू लेके बाकियों को दिखाने से अच्छा है उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनका बुरा हुआ है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। और उसके बाद एक और टॉपिक था बहुत रिलेटेड, कि इन इंडिया इज़ एवरी सक्सेस पॉसिबल ओनली थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इज़ रैंक एवरीथिंग। वी वांट टू डिस्कस दैट। और गौरव जोशी, अभी अगर तुम नहीं जान रहे हो तो जान लो, वो इंडियन रेलवेज़ में अब करेंटली गेट ऑल इंडिया रैंक 47 2017 और इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल इंडिया रैंक 5 इन तेरे को 2017 याद हो गई इटसेल्फ। है। तेरे को तो याद हो गई। पहली बार गौरव से मिलने का वो क्या बोलते हैं उसे, अपॉर्चुनिटी मुझे मिला बार्क में। सौभाग्य। ये मेरे साथ वहाँ पे तो सौभाग्य। सौभाग्य, सौभाग्य सौभाग्य। में बार्क में। और उसके बाद बार्क को बहुत जल्दी छोड़ दिया इसने, क्योंकि तुम समझ ही सकते हो। म्यूजिक म्यूजिक सुनाई दे रहा है तुझे? कौन सी म्यूजिक? पीछे नहीं। नहीं सुनाई दे क्या तेरा बैंड शायद। पीछे प्ले कर रहा है क्या? नहीं यार, बहुत शादियाँ होती हैं, म्यूजिक बजता रहता है तो। म्यूजिक से याद आया कि गौरव को कुछ ना कुछ म्यूजिकल करना ही होगा आज। क्योंकि पिछला पॉडकास्ट में स्किप हो गया था। ओके हाँ। गौरव, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। मेरे को तो ये लोग ऐसे भी सुनते ही रहते हैं। तुम भी कुछ बोल दो, क्या बोलना चाहते हो? गेट देखो, हम तो पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, करेंटली अभी ये डेट चल रहा है 7 फरवरी, बट ये रिलीज़ 7 होगा फेब। वैलेंटाइंस डे के बाद, जब तुम्हारा भी वैलेंटाइंस डे हो चुका होगा। हाँ नहीं है मतलब ना? उसके बाद ही हो तो अच्छा है कम से कम। हाँ, तो हम पढ़ाई उस क्योंकि हिसाब से बात वैसे भी करेंगे। लोग पढ़ाई 14 के बाद ही स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो वो लोग जो नए नए आएंगे, फिर कुछ लोग दोबारा भी स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। हाँ। ओके। हाँ, तो गौरव क्या बोलना चाहते हो फ्रेश एस्पिरेंट्स को? फ्रेश जो गेट पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बात करें अपन। नहीं सॉरी, मैंने गलती कर दिया, जिन्होंने हाँ, जस्ट दिया अभी। जो दे चुके हैं। जस्ट दिए हैं ठीक है। देख और बुरा हो गया। देख जो दे जैसा चुके मैंने हैं बोला। उसमें दो टाइप का मास हो सकता है, दो टाइप के लोग हो सकते हैं। पहले तो वो जिन्होंने केवल एग्ज़ाम देना था और दे दिया, क्योंकि फॉर्म भरा था। कॉलेज के बाद आपके पास गेट का एग्ज़ाम एक अपनी प्रेस्टीज है उस एग्ज़ाम की। तो सभी कुछ दे लोग रहे हैं, होते हैं, हम भी दे हाँ देते नहीं सभी दे रहे हैं, दूसरा कुछ होते हैं जो उस एग्ज़ाम का अपना एक वैल्यू है कि वो अपना टेक्निकल नॉलेज चेक हो जाएगा, आपके प्लेसमेंट्स में आपको हेल्प कर देगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ तो वो लोग हैं और कुछ वो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है PSU या फिर एक्चुअल में किसी IIT ISC में जाने के लिए। तो जिन्होंने ऐसे ही दिया था और उनके अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ये कोई सोचने वाले बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ है नहीं। नंबर नहीं आए क्योंकि तुमने तैयारी नहीं करी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुमको आता नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का एक जो छोटा सा ट्रिक है वो यही है कि हर एग्ज़ाम की अपनी एक तैयारी है। गेट की तैयारी करके आप इंजीनियरिंग सर्विस में रैंक सीधा नहीं ला सकते, मतलब ये गारंटी नहीं है आ जाएगी। इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करके गेट में रैंक नहीं आ सकती, और नहीं तैयारी करके दोनों में रैंक नहीं आती है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, अगली बार करो, अच्छे से दो अगर देना है। दूसरे वो हैं जिन्होंने तैयारी करी थी, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया या फिर अपने से पढ़ने का ट्राई किया। 6-7 उनके, महीने लगे। हाँ उनके अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से यही है कि उनको बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक करी है। और इसका आंसर और कोई नहीं देने वाला है उनको,
ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ये आंसर उन्हीं के पास है, उनको मालूम है उन्होंने क्या गलती करी है। ये ज़रूर हो सकता है कि सॉल्यूशन ना हो उनके पास, सॉल्यूशन नहीं होगा कि वो कैसे सॉल्व होगा, पर प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ज़रूर फाइंड हो जाएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है किधर। तो मान लो कि उन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं लगाए थे, तो उनको समझ में आएगा कि पेपर में उनसे क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहे थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये कि आप थ्योरी रट के चले गए, आपसे सवाल वहाँ बने नहीं। दूसरे वो होंगे जिन्होंने प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ किया होगा, पर एग्जाम में कुछ प्रेशर आ गया, टाइम मैनेज ठीक से नहीं हो पाया। इसका मतलब है कहीं टाइम मैनेज करने के लिए जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी होती है आपने नहीं लगाई थी। यही है ना, मतलब पॉसिबल प्रॉब्लम और उसका एक रिलेटेड सॉल्यूशन। हाँ बस ये कहीं ना कहीं बैठ के करना पड़ेगा। फेल हो गया तो तुम्हें फेलियर एनालिसिस करना होगा। हर जगह एक इन्वेस्टिगेशन तो चाहिए हमको, अपने लेवल का एक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने तैयारी करी थी उनके साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये ज़रूर बैठना चाहिए, एक दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक बैठ के भी, पर एक एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए पेपर को लेके। और ये एनालिसिस करते टाइम पेपर अपने पास ही रखना चाहिए। वो हार्ड कॉपी अगर अवेलेबल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज भी कोचिंग सेंटर्स में मिल जाते हैं वो पेपर। तो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही जाओ। कैसा कि आप 65 क्वेश्चंस है तो आप 65 क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करो और देखो कि हर क्वेश्चन के साथ क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा हुआ। इससे ये नहीं होगा कि अगले पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो फायदा कर देंगे, नहीं होगा ऐसा। पर जो अगले पेपर की तैयारी है उसमें आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि आपका वीक पार्ट क्या है, आपको क्या करना है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने पेपर अच्छा दिया होगा, जो होप कर रहे होंगे कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आई विश जैसे कि तू ऑल द बेस्ट। 2017 में नहीं, ये तो 2017 में मैं हूँ, पर 2015 में या 2014 में मैं ये नहीं था। करेक्ट। 2014 में तो मैं वो था जो मैं भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। करेक्ट। मेरा पहला लोग ये भूल जाते हैं जनरली। लोग खाली देखते हैं कि हाँ कहाँ टॉप किया वो वाला। गेट का जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया था मैंने पहले भी कहीं पे शायद अनअकैडमी के इंटरव्यू पे बताया था कि एग्ज़ाम का पेपर मैं दे के आया और 2 घंटे के बाद मेरा शो था। तो एग्ज़ाम में एक्चुअल में लोग जब फार्मूला याद कर रहे थे, मैं सॉन्ग के लिरिक्स याद कर रहा था क्योंकि मेरे को लिरिक्स नहीं याद होते थे। तो मेरे को अच्छे से याद है, मैं सिनबाद सेलर के लिरिक्स याद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे शो में गाना गाना है। तो ये मेरा पहला, हाँ मेरा पहला गेट ये था। मेरी प्रायोरिटी बिल्कुल सेट थी। गेट कभी प्रायोरिटी नहीं था मेरे को, सरकारी नौकरी कभी प्रायोरिटी नहीं थी। तो मैं कैंपस प्लेसमेंट चल रहे थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था उसमें। तो मैं उस पाथ से निकला हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो केवल ऐसे ही कि मेरी मन। तुम फर्स्ट केस में थे। हाँ, मैं अपना पहला गेट का एग्जाम मैंने ऐसे ही दिया है, और मैंने ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों ने दिया। शायद बीएआरसी इंटरव्यू तुमने 2014 में ही दिया था। 14 में ही दिया। उस साल मेरा बीएआरसी का नहीं हुआ था। बीएआरसी का रिटर्न मेरा निकल गया था। इंटरव्यू नहीं निकला था। इंटरव्यू नहीं निकला था मुझसे। तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो थी। बीएआरसी का पेपर निकला, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल आपका हल्का फुल्का ठीक था, पर इतना अच्छा नहीं था कि गेट में। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। मतलब तुम जब कॉलेज में थे तो शायद 7th सेमेस्टर में तुम्हें लगा होगा कि एग्ज़ाम दे देना चाहिए, तो तुमने किस तरह से तैयारी किया होगा? ऑब्वियसली उस टाइम पे तुमने कोचिंग नहीं लिया होगा। मैंने उस टाइम पर तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा। मतलब गेट की तैयारी प्रीवियस ईयर देखे थे। ऐसा मान कि गेट का पेपर मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं था, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था पीएसयू क्या होती है, पीएसयू और प्राइवेट में इतना डिफरेंस है, वो माइंडसेट मेरा था ही नहीं। मुझसे अगर कोई पूछता था कि आपको क्या करना है, तो मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को एक अच्छी जॉब करनी है। मेरे को सच में इससे नहीं फर्क पड़ता था कि वो जॉब IOCL में है या हिताची में है या मारुति में, उससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, पर अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी जॉब भी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें पैसा भी ना मिले, ना ही आपके जो भी पढ़ाई है, एजुकेशन है, उससे रिलेटेड। तुझे जब तो प्राइवेट सेक्टर में, जैसे लोगों को नहीं पता होगा, तुमने हिताची में काम किया, उसके बाद एक 11-12 का कोचिंग में भी तुमने पढ़ाया था। हाँ, क्या नाम था उस कोचिंग का? आकाश में और एलन में। हाँ, दोनों में पढ़ाया। तो क्या उसके बाद तुम्हें नीड फील हुआ कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए? नहीं, उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि मैं गवर्नमेंट का एग्जाम निकाल सकता हूँ। अच्छा। मैं पेपर देने इसलिए नहीं आया था कि मेरे को उन नौकरियों में मज़ा नहीं आ रहा था। मैं पेपर देने इसलिए गया था क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये रियलाइज़ हो रहा था कि मेरा अपना एक पोटेंशियल मेरे को दिख रहा था पढ़ाने में।
पढ़ाने में और साथ में अपने खुद के नॉलेज गेन में मुझे दिख रहा था कि मैंने काफ़ी हद तक वो क्रैक करना स्टार्ट किया था कि एक एग्ज़ाम कैसे निकलता है। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम ही पढ़ाता था, तो बच्चों को देख देख के, उनको पढ़ा के, या फिर उनसे जो फीडबैक मिलता था, उस फीडबैक से मुझे समझ में आ रहा था कि व्हाट इज़ कॉम्पिटिटिवनेस। मेरे को वो समझ में आने लगा था थोड़ा बहुत। तो जब वो चीज़ कैच होती गई, दूसरा हल्का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। पढ़ा के ऐसा होता है ना कि आप, क्योंकि एक टीचर के फॉर्म में आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते ही हो, रहना पड़ता ही है मतलब ऑप्शन नहीं है आपके पास, रिक्वायरमेंट है। तो उस फेज में मुझे ये रियलाइज हुआ था कि अगर मैं किसी कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होऊंगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसको क्रैक कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि पढ़ते कैसे हैं। बस यही सोच के मैं जॉब को छोड़ के और कोचिंग लेने चला गया। कोचिंग में जाके मुझे पता चला कि PSU, इंजीनियरिंग सर्विस, ये बहुत अलग अलग दो चीज़ें हैं। मतलब हल्का फुल्का आइडिया मेरे को रहा होगा, पर क्रिस्टल क्लियर नहीं था। जैसे लेकिन कुछ एंड गोल तो सोचा होगा ना कि करियर अगर यहाँ पे एग्जाम्स निकल जाता। एंड गोल ये था कि मैं जिस भी एग्जाम में अपीयर हो रहा हूँ उसका जो भी टॉप नॉच या फिर टॉप जो भी लेवल अचीव हो सकता है वो चाहिए। सेंस भी बनता है कि अगर तुम इंजीनियरिंग में बेस्ट जॉब्स एटलीस्ट इस कंट्री में चाहते हो तो वो सारे तो एग्ज़ाम्स के थ्रू ही हैं। एटलीस्ट अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है कुछ, जैसे जी ये सब देख सकते हो, कैटरपिलर, बहुत सारे ऑटोमोबाइल। मेरे दिमाग में मारुति सुजुकी एक बहुत पॉजिटिव नाम है। तो अगर मान ले मेरा मारुति सुजुकी में मैं प्लेस्ड होता तो शायद मैं अपीयर भी नहीं होता, मैं नहीं होता, किसी एग्जाम में अपीयर नहीं होता, और शायद जरूरत पड़ती भी नहीं। हिटाची इज आल्सो वेरी सिमिलर ऑब्वियसली। हिताची में क्योंकि टीचिंग के लिए छोड़ चुका था उस टाइम। ओके। हिताची छोड़ चुका था। अगर मान ले मैं मारुति में होता या फिर किसी और कंपनी में होता और मैंने नहीं छोड़ी होती, ये तो ऐसा ना कि बहुत सारी चीजें लाइन से होती गई, वो एक सर्कमस्टांसेस बनते चले गए। और शायद टीचिंग में नहीं जाता तो शायद मैं अपीयर भी नहीं होता इन एग्जाम्स में। मुझे तो ऐसा लगता है काफी हद तक कि वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं आपको, और मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे हिताची में बहुत मजा आया। ओके, बट टीचिंग का करियर भी काफ़ी वोलेटाइल सा है। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया? लोग ऐसे बोलते थे ना 5 से 10 साल का ही है जो भी है, पता नहीं। अभी भी तुम देखो जैसे कितना सारा चेंजेस हो गया, कितने सारे चेंजेस हो गए 2020 में ही। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स मतलब ये चेंजेस तो ऐसा नहीं कि केवल टीचिंग में है, रेलवेज में भी है। हाँ, ये चेंज तो रेलवे में भी है, ये चेंज हिताची में भी था, ये चेंज हर जगह। बट रेलवेज या किसी भी जॉब में, जैसे इसरो का भी जॉब है ना, तो तुम्हारा कांस्टेंट एक ग्रोथ हो रहा है ना। टीचिंग में वो चीज़ नहीं है। जैसे तू IIT के लिए पढ़ा रहा है तो टीचिंग में मुझे ऐसा लगता है कि डिसरप्टिव ग्रोथ है। मतलब आपका जो अपना पर्सनल ग्रोथ है वो आप डिसाइड करते हो वहाँ। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को कैसे ट्रीट करने वाला हूँ। मान ले बट गौरव, एक स्किल भी तो होता है ना, मतलब एक इंसान का स्किल होता है, ठीक है। तो वो एज अ टीचर, अगर तुम्हारा टीचिंग का स्किल बढ़ रहा है तो इट्स ओके। अगर तुम्हारा लाइफ में तुम्हें टीचिंग में ही करियर बनाना है तो तुम्हारा एज अ टीचर जो कि मेजर नहीं किया जा सकता है ना, बट द अदर मेजरेबल स्किल्स, जैसे तू अभी इंडियन रेलवेज में तो तुम कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तुम्हें पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता चल रहा है, कैसे काम करता है। उसके बाद तुम ग्रो करते जाओगे तो लेट अस से 20 years डाउन द लाइन तुम्हें पूरा सिस्टम ही पता है, जो कि और किसी के पास नहीं है ना। तो ये डिफरेंस आता है। तुम्हारा पॉइंट भी सही है कि एक इंसान का टीचिंग का भी स्किल ग्रो हो रहा है। तो टीचिंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक, मैं जब आकाश में था ना तब हमारे जो रिक्रूटर थे उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी वहाँ पे कि इंडिया के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे टीचर्स जो है वो बाय चांस हैं, बाय चॉइस नहीं है। सो जो बाय चांस वाला टीचर है वो हमेशा इधर उधर देखता रहेगा, पर जो बाय चॉइस वाला टीचर है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और वो अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा है। जो बाय चॉइस टीचर बना है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए टीचर बना है, वो इसलिए नहीं बना है कि उसको कुछ और करना था और वो यहाँ पे फंस गया है। अगर फंस गया है तो वो टीचर था ही नहीं कभी, फर्स्ट एंड पे ही वो गलत जगह पे है। और ऐसा नहीं बोल रहा कि आप उस तरीके से घुसे हो तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं करोगे। आप हो सकता है अपना पूरा करियर निकाल दो, पर वो शिकायतों के बीच में ही निकलेगा वो करियर हमेशा की। वो उसमें शिकायत आपकी क्या रहेगी कि देखो मैं एक ही सिलेबस पढ़ाए जा रहा हूँ 30 साल हो गया। पर यही एक ऐसे टीचर से पूछो जो बाय चॉइस बना है, उसका ये कहना होगा कि मैं 30 साल से पढ़ा जरूर रहा हूँ पर मेरी ऑडियंस तो हर साल चेंज हो रही है, हर साल नया बच्चा आ रहा है मेरे सामने। नहीं, करेक्ट है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, शायद मैं समझ नहीं सकता वो पॉइंट, क्योंकि तुमने उसे पढ़ाया है
तो अभी तुमने मुझे एक्सप्लेन किया तो सेंस बन रहा है। जैसे अगर तुम कॉलेज के भी प्रोफेसर्स की बात करो, ठीक है, तो उनके अंडर में हमेशा कोई ना कोई रिसर्च चल रहा होता है ना, तो उनका उस हिसाब से डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर का बात करो तो अनटिल अनलेस उनका साइड में कुछ चला है, जैसे मैं जानता हूँ आकाश त्यागी सर साइड में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट उनका 2-3 चलते रहता है हमेशा, ठीक है, तो उनका ग्रो करा, और हो सकता है बाकी के टीचर्स का भी चल रहा होगा। लेकिन अगर तुम उस चीज़ को एलिमिनेट कर दो तो बस तुम्हारा स्किल एज अ टीचर इम्प्रूव हो रहा है, विच इज़ नॉट बैड एज वेल। अगर तुम्हें एज अ टीचर ग्रो करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू लोग नहीं समझते, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा तूने बताया तो समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब वो उनका चॉइस है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में डाइवर्सिटी हो ही। करेक्ट, हाँ। आपको क्यों चाहिए? आप एक सब्जेक्ट अगर मान लो मास्टर बन सकते हो और उस एक सब्जेक्ट के मास्टर बन के आप अपना पूरा लाइफ बहुत अच्छे से निकाल सकते हो और सोसाइटी को दे ही रहे हो ना, अल्टीमेटली आप सोसाइटी को दे ही रहे हो बहुत कुछ। तो क्यों ज़रूरी है कि मेरे को 15 और सब्जेक्ट आए? मैं वो एक सब्जेक्ट अच्छे से जान सकता हूँ और उसमें मास्टर बन सकता हूँ। अब होता क्या है कि एक नोशन बन गया है कि लाइफ में हमको डाइवर्सिटी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये सब एडवेंचरस लगता है, करने में भी मज़ा आता है, कुछ लोग शायद इसी से सर्वाइव कर पाते हैं, पर रूटीन भी अच्छी होती है, रूटीन में भी कुछ बुराई नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि टीचिंग में ये एक फैक्टर था जो हमेशा लोगों की शिकायत रहती थी कि एक पॉइंट के बाद आप बोर हो जाओगे। पर मुझे पता है बोर वही होगा जो टीचिंग को बोझ की तरह पहले दिन से ले रहा था, या फिर शायद पैसों दूसरा के लिए बस आया। हाँ हो सकता है। दूसरा ऑनलाइन टीचिंग में मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी जल्दी आ सकती है, हाँ, क्राउड नहीं क्योंकि क्राउड का इंटरफेस जो है वो काफ़ी हद तक अभी उतना डेवलप नहीं भी हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और नई टेक्नोलॉजीज आ जाएं कि आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओ, पर अभी तो वो इंटरेक्टिव नहीं है। कोशिश बहुत हो रही है पर वो इंटरेक्टिव इतना बन नहीं पाया। वो लैग की वजह से हो सकता है, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज़ों में दिक्कत है। पर वो जो क्राउड कंपेरेबल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर जो क्राउड को सामने, हाँ, जो ऑफलाइन पढ़ाने का जो थ्रिल है, वो जो फियर है, वहाँ पे जो पसीना निकलता है जब आपको कोई डाउट पूछता है और आपको समझ में नहीं आता, वो जो थ्रिल है ना, वो भी अपने आप में बहुत कमाल है। मुझे याद है मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स एक बार कहीं पढ़ा रहा था, कुछ बहुत जेन्युइन सा प्रॉब्लम पूछा है और मुझे उस मोमेंट पे नहीं समझ आया। वो हो सकता है ना कि वो उस हीट में मेरे को उसका सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आया। तो यहाँ से मुझे पता है ऐसा पसीना निकलना स्टार्ट होता है, यू फील द हीट, आपको हल्की सी गर्मी लगनी स्टार्ट होती है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और वहाँ पे ही आपका वो स्किल निकल के आता है कि हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन, कैसे उसको हैंडल करोगे। क्योंकि उस क्वेश्चन को तो आप छोड़ सकते हो, मान ले मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, पर उन बच्चों को तो नहीं छोड़ पाओगे ना। हाँ, उन बच्चों को नहीं छोड़ पाओगे, जब तक वो सब्जेक्ट खत्म नहीं करोगे वो बच्चे आपके साथ हैं। इसीलिए टीचर्स को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता इंटरव्यूज़ क्रैक करने में, क्योंकि वो इससे कंटिन्यूसली डील कर रहे हैं ना। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस, जैसे इसरो के इंटरव्यू में जाने से पहले मुझे भी करीब 2 या 3 महीने का टीचिंग एक्सपीरियंस था, तुम्हारे ही बदौलत, तुमने ही मुझे अन अकेडमी का रास्ता दिखाया था, है ना। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, और मेरे बार्क इंटरव्यू, जिसके पहले मुझे कुछ भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था, और उसके बाद जब मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस आ गया था, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है कॉन्फिडेंस में, क्योंकि डील कर रहे हो ना तुम कंटिन्यूस। और ये जो तुमने बताया कि क्वेश्चंस कभी कभी तुम्हें समझ में नहीं आया, ऐसा हर एक टीचर के साथ होता है आई थिंक, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसे सब कुछ आता है। और इसी में इंसान का ग्रोथ होता है कि जब कोई बच्चा कुछ पूछता है जो तुम्हें नहीं आता, तो फिर तुम्हें मतलब उसे एक्सप्लेन करना। एक मिनट, बैटरी चला गया? बैटरी चला गया। कोई नहीं। हाँ कर ले। कोई और ईयरफोन है क्या? नहीं है? फिर वो हेडफोन टाइप के हैं, कोई नहीं, वो तो 5 मिनट की बात है, हो जाएगा अभी। ठीक है, कोई नहीं, फिर तब तक हम ऐसे ही कर लेते हैं। तुम्हें सुनाई कैसे दे रहा है यार? लेकिन लैपटॉप का साउंड आने लग गया ना। वो अच्छा, उसे निकाल दिया। ठीक है, कोई नहीं। अबे हमने तो बहुत सारा चीज़ बात कर लिया। नहीं, मेरे को सच में टीचिंग के बारे में अगर मुझसे कोई पूछता है ना, आई एम ऑलवेज रेडी। मतलब मैं उस प्रोफेशन को इतना प्यार करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को इतना पसंद है वो प्रोफेशन कि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ बहुत सारी। नहीं, तुम जो डायमेंशंस को खोल रहे हो ना, ये शायद कोई समझ भी ना पाए, इवन बच्चे जो पढ़ रहे हैं। मैं पहली बार इस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में तुम बात कर रहे हो, कि टीचिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल,
भले उसको कोई वैल्यू करे या ना करे, या फिर देखो एक टीचर स्किल का मतलब हम वैल्यू वैल्यू कैसे वैल्यू करते हैं? करने में मुझे ऐसा लगता है कि इसका वैल्यू केवल तब हो पाता है जब किसी हाँ गंदे हाँ टीचर से आप मिलते हो। हाँ आप एक अच्छे हाँ टीचर की वैल्यू तब समझ पाते हो जब आपको पता चलता है कि खराब पढ़ाना क्या होता है। तब आपको रियलाइज होता है कि हम्म। अगर वो पुराना वाला टीचर होता तो कितना अच्छा होता। और वो हाँ नंबर नहीं, बहुत ज्यादा है। इन जनरल तुम सोचो ना, किसी किसी भी कंट्री को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है? टीचर्स का ही ज़रूरत है ना। तुम्हारे यूथ को कौन इम्प्रूव कर रहा है? और फिर हम द स्किल ऑफ टीचिंग को अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे तो हाँ फिर किसका गलती है वो, है ना? अभी तुम, हम स्कूल्स में देखते हैं कितने घटिया टीचर्स आते हैं वहाँ पे कॉलेजेस में देख लो क्या बेकार टीचर है। क्यों? क्योंकि वो सप्ते में शायद कितना 8 से 20 घंटा कुछ क्लासेस लेते हैं, हम्म, है ना? और कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेली 8 घंटा क्लास लेते हैं हाँ टीचर्स, है हाँ। ना? तो इसी की वजह से वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका स्किल्स इतना ज़्यादा है ना? मैंने जब ये ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था इसके लिए, हम्म गेट और हम्म इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, तो हम्म इसमें मैं एक बार मुझे ऐसा रियलाइज होता था कि मेडिसी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कैसे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाते हैं। एक हम्म बार मेरी खुद की क्लास मैंने जो ली थी वो कुछ 11 घंटे या 10 12 घंटे की क्लास ली मैंने। हम्म शायद 10 घंटे की थी वो। संडे का दिन था। हम्म हम्म सुबह से शाम तक में एनर्जी बहुत गई, एग्जॉस्ट हुआ हम्म पूरा। हम्म पर जब शाम के 7 भी बज रहे थे तब भी मेरे पास कंटेंट था देने के लिए। मुझे हाँ ऐसा लग हाँ रहा था कि तुम रुक जाओ, मैं तुमको और भी कुछ बताता हूँ। हाँ तो नहीं टीचिंग में है। जब ऐसा है ना कि आप फ्लो में अच्छे से फिट होते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि आप उस फ्लो के साथ चल रहे हो, हम्म तो यू एन्जॉय द प्रोसेस। और हम्म जब आप प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हैं तो आपको मज़ा आता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि जो एक नोशन बना हुआ है टीचिंग के साथ, टीचिंग प्रोफेशन के हम्म साथ, कि आप एक टाइम के बाद बोर होने लगते हो। हम्म उसका रीज़न बस यही है कि आपने उसको उसी डायमेंशन से देखा है कि एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो। और मैं हम्म इस चीज़ को कभी बुरा नहीं मानता कि रिपिटेबिलिटी बोरिंग होती है। हम्म रिपीट रिपीट करना बोरिंग तो नहीं है। एक हम्म क्रिकेटर भी अगर बैट्समैन है तो उसके पास 10 शॉट हैं, वो 10 शॉट रिपीट ही तो कर रहा है। हाँ 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 करेक्ट। अल्टीमेटली तो हम्म रिपिटेशन ही है। आप कैसे देख रहे हो? अब हम्म वो हम ये बोल सकते हैं कि हर बॉल उसके पास नए टाइप की आती है, तो आपके पास भी हर बच्चा नया है। हम्म हर साल बच्चे तो नए आ रहे हैं ना, आप उनको ट्रीट करो हम्म बढ़िया से। सही बात है गौरव, तुमने क्या एनलाइटन कर दिया मुझे नहीं, नहीं, थैंक यू। वैल्यू वैल्यू टीचिंग के लिए बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि इस कंट्री में अच्छा टीचिंग तुम्हें कोचिंग में ही मिल रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस में क्यों नहीं मिल रहे? स्कूल्स और कॉलेजेस में बस डिग्री मिल रहे हैं है ना? ये तो है। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में भी मुझे ऐसा लग रहा है स्कूल्स में फिर भी अच्छे टीचर हैं। स्कूल्स में अच्छे टीचर हैं क्योंकि मेरे स्कूल में तो बहुत बेकार टीचर्स थे यार पता, तू अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा। नहीं, मैं लेकिन सरकारी की भी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। स्कूल हाँ लेवल हाँ पे फिर भी क्यों बच गया है, क्योंकि बहुत बेसिक सी बुक्स हैं हमारी। हम्म बहुत बेसिक सी बुक्स हैं, हम्म उसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है जिसको समझाने में बहुत एनर्जी जाएगा। तो अगर हम्म हम्म टीचर हम्म अपना अपना टाइम 100% भी क्लास में दे दे हम्म। तो मेरे ख्याल से स्कूल बच्चों में वो प्रॉब्लम होता है कि टीचर का अपना ट्यूशन है टीचर के अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो हाँ, बस वही है वही देखो, है। अगर अगर तुम उन कंट्रीज़ को देखोगे जहाँ कोचिंग और ट्यूशन्स का सिस्टम ही नहीं है, हम्म। वहाँ पे कॉलेजेस और स्कूल में अच्छे टीचर्स होते हैं। हाँ हमेशा देखना, जैसे यूरोप और यूएस में देख लो, वहाँ पे तुम्हारा सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे एक ही जगह है टीचर्स के लिए, और वो पे भी अच्छा करते हैं। ये जैसे तो मेरे कुछ को भी ऐसा लग फील्ड रहा है कि एक बार यूरोप यूएस कभी जाऊंगा। तू तू नहीं, मेरे तू दोस्त जो भेजना हैं मेरे वहाँ को। पे जो तू पढ़ रहे हैं, नहीं मैं इसलिए तू बस बोल रहा हूँ स्पॉन्सर कर क्योंकि यार, मेरे को जाना है। स्पॉन्सर्स हमारे यहाँ पे ऑडियंस करेंगे ना गौरव जोशी हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय मोमेंटम पॉडकास्ट ऑडियंस टू गो हाँ बस चलेगा। मैं यहाँ लगा के जाऊंगा, मैं मोमेंटम पॉडकास्ट ऐसा लिख के फिर जाऊंगा मैं सब जगह, कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ। नहीं, तुझे देखने के लिए यूएस जाने का ज़रूरत भी नहीं है। आज आज सुबह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इलिनॉइस का एक वीडियो देख रहा था, लेक्चर था वो। हाँ उसमें एक प्रोफेसर, आई थिंक ही वाज क्लोज टू 60 or 70 years ओल्ड, वाज डिस्कसिंग कि यूक्रेन में क्या हो रहा है और एक्चुअली क्यों हो रहा है, और 6 years ओल्ड, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वॉल्टर लुइन को फॉलो किया, तुम्हें भी पता ही होगा, MIT के लेक्चर्स। तो उनके लेक्चर्स तुम्हें पता चल जाता है कि कैसे हाँ, होते हैं ये तो वहाँ पे है, पढ़ाई। ये तो है। है ना?
तो उसमें मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है ना किसी फॉरेन लेक्चर से सीखना और समझ पाना कि क्या डिफरेंस होता है एक अच्छे प्रोफेसर की पढ़ाई का, वो था मैं जब अपने कॉलेज में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ता था। बहुत गंदा अटका था, इंटरव्यूज में ली जा रही थी वो बहुत गंदे तरीके से। LNT का इंटरव्यू था जिसमें मतलब केवल रोना बच गया था मेरा, अदरवाइज इज्जत पूरी जा चुकी थी उस इंटरव्यू में। तो अब वो इंटरव्यू देके जब मैं निकल रहा हूँ तो हुआ क्या कि मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोला है फ्लूइड मैकेनिक्स। उन्होंने मुझसे पूछा फ्लूइड मैकेनिक्स, और आंसर मेरे से एक नहीं देते बना। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिसको फेवरेट बोल रहा हूँ तो मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल। तो घर आके ऐसा होता ना कि गिल्ट में कि ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार मैं किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे लगता है मुझे आता है, और उसके बाद मेरे से एक भी जवाब नहीं दिया जा रहा हुआ। तो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे उसका फंडामेंटल जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा था, मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे उस टाइम पे शायद येल यूनिवर्सिटी का कोई एक लेक्चर था, येल का। शंकर रामामूर्ति देखा क्या तुमने? नहीं येल का शंकर रामामूर्ति का ही है। अच्छा, ऐसा फ्लूइड्स के थोड़े बहुत लेक्चर्स है, 2 या 3 हो सकता है। ये तो जो पढ़ा रहे थे वो फॉरेनर ही थे कोई, मतलब इंडियन नहीं थे। तो हाँ, तो उनका लेक्चर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे वीडियोस पे पहले क्लिक किया। ऐसा होता है ना, शुरू होते गए पर मेरे को लगा कि नहीं ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा। ये ऐसा लेक्चर था जिसका स्टार्टिंग मेरे को समझ में आया। तो वो क्या समझा रहे हैं, एक पाइप है, पाइप में पानी है, और अब वो उस पानी को इमेजिन करवा रहे हैं आपको कि पाइप की दीवार पे क्या हो रहा है, फ्लो में क्या हो रहा है। तो वो जो 3 हेड हम पढ़ते हैं, वो जो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, हाँ, तो बर्नौली समझा रहे हैं। हाँ, वो प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड वगैरह समझा रहे हैं डेटा में। और इस पूरे को समझने के बाद, वीडियो को समझने के बाद, मेरे को ऐसा लगा कि पिछले 2 साल में मैंने अपने दिमाग में एक गलत डेफिनेशन क्रिएट किया हुआ था। मैं कुछ गलत सीख के आगे बढ़ रहा था और मैं बोल रहा था कि ये मेरे को आता है। ऑफ कोर्स उससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे थे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी रट रट के ही सॉल्व कर रहे थे, पर कॉन्सेप्ट पहली बार तब समझ में आया। और तब से मेरे को ऐसा लगा कि एक अच्छा टीचर जो है वो कितना सही डिफरेंस क्रिएट कर सकता है अगर आपको वो फर्स्ट हैंड मिल जाए। हाँ, आपके शुरुआती, मतलब जब आप सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो तब कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो फंडामेंटल से आपको उठा सकता है। फिर आप काफ़ी रेयरली मिल भी जाते हैं। मतलब तुमने 50 सब्जेक्ट पढ़े तो उसमें से 2-3 अच्छे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि बस 2-3 ही मिलते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हो गया। चलो ठीक है, हम तो बहुत डेविएट कर गए। फिर हम बात कर रहे थे एक्चुअली गेट के जिनका अच्छा नहीं हुआ। जैसे तुमने एक पहला केस जो लिया था कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, और वो गेट एग्ज़ाम दे के आए और उनके नंबर तो गारंटीड नहीं आने वाले। अब केसेस तो इसमें भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट जनरल केस जो मैंने देखा है कि वो ऐसा बोलते हैं, अबे ये था गेट का पेपर, नेक्स्ट ईयर दिखा दो। उन्हें लगता है भाई ये तो बहुत ही ईजी था, नहीं मुझे तो सब कुछ आ रहा था। फैक्ट ये है कि वो सही सोच रहे हैं। फैक्ट ये है कि वो ठीक सोच रहे हैं कि गेट का पेपर सच में ऐसा ही है, इजी है। वो पेपर इतना आसान है कि अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठ जाएं तो वो अगले साल निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन दिमाग लगाने के लिए बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। और तुमने जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं 60 से 70, वो सबसे ही बनते हैं, ठीक है। 60 से 70% क्वेश्चन तो बनेंगे, वो तुम्हारे बेसिक इंजीनियरिंग के भाई। 50% तो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब पैटर्न। और जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो 20%, वो तुम्हें एकदम तेज़ी से एंड मोमेंट में बनाना पड़ेगा, तो वहाँ एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट होता है। और जो दुखी है कि हमने नहीं पढ़ा, तो फिर तो वो केस में जो पता नहीं है ज़्यादा है ना। नहीं देख, उसमें भी ऐसा है कि रीज़न हो सकता है, नहीं पढ़ने के भी कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है बाय चॉइस कि मेरे को नहीं पढ़ना था और मैंने नहीं पढ़ा है, पेपर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मेरे को देना था तो मैं दे के आ गया। अब वो डिसाइड कर लें कि उनको वापिस अपीयर होना या नहीं। इस पेपर को देने के बाद एक बार डिसाइड कर लें कि वापिस अपीयर होना चाहते हैं। अगर होना चाहते हैं तो ठीक से तैयारी कर लें, नहीं होना चाहते तो अगली बार कभी इसका नोटिफिकेशन आए तो खोलना भी नहीं है वेबसाइट को, क्योंकि एक बार अगर इसमें घुस गए तो ये वो सर्कल है, मतलब फिर देते रहो, दिमाग बना लो यार, ये कोई रील या शॉर्ट नहीं है, घुस के निकल जाएंगे। 2 साल घुस जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक बार जब घुसते हो तो साल भर पूरा निकलता है उसमें। एक बार घुसते हो तो 1 साल का आपका गोवा के टूर्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 साल के आपकी मनाली की ट्रिप्स कैंसिल हो जाएंगी, दोस्तों के साथ दोस्तों से बात करना, बहुत सारी चीज़ें दाव पे लग जाएंगी।
तो डिसाइड कर लेना चाहिए ठीक से कि देना है या नहीं देना है। देना है तो ठीक से दे दो। और ऐसा भी नहीं है कि दे रहे हैं तो एकदम लाइफ से कट ही जाओ। ऑफ कोर्स अपनी लाइफ से जुड़े रहो, पर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस स्टार्ट हो जाएंगे फिर। ओके गौरव, इसी से कनेक्टेड हम आते हैं किसी चीज़ पे जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे ये तुमसे बस डिस्कस करना है, ठीक है। मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड ओपिनियंस में हूँ इसमें, तो सुन लो कमेंट एक बार, आज ही आया 23 घंटे पहले, ठीक है। तो एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था बैकअप्स ऑफ गेट एग्जामिनेशन। तो मुझे पता है भाई बैकअप तो चाहिए, तुम क्या ऐसे मतलब गेट नहीं निकलेगा तो छत से कूद जाओगे, ऐसे तो नहीं चलता, कुछ और भी करोगे, है ना, अगर गेट दोबारा नहीं देना है तो उसमें एक कमेंट आया, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस एंड डेडिकेशन, टुडे वी आर लिसनिंग टू यू बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग ऑफ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 4 is not a small thing. Just tell me, Ashish, what you would have done if you wouldn't have cracked ISRO or BARC. Telling all these things from your side is easy, Gaurav, it is easy for us. But if you want to achieve something in India, यहाँ से मैं basically चाहता हूँ तुम focus करो. But if you want to achieve something in India related to anything like technical or non-technical, there's always competition. Beat it to get into prestigious organization or institution, or just leave this particular path. Even I'm also an aspirant. Okay, ठीक है। तो बेसिकली इस कंट्री में सब कुछ रैंक से ही होता है। अगर तुमने वो नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, और मुझे या तुम्हें लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारा रैंक है। आई वॉन्ट योर ओपिनियन। हम लोगों को वही लोग जानते हैं जो रैंक लाना चाहते हैं, इसके अलावा तो पब्लिक नहीं जानती है। तो पहली चीज़ तो वो हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहा है, ये बताता है कि वो खुद एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं इनरोल्ड है या फिर अपीयर होना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया इतनी सी है, वो ये मान के चल रहा है कि एस्पिरेंट्स की जो दुनिया है वही सारी दुनिया, नहीं है ऐसा। मेरे कॉलेज में, मेरे बैच में शायद 10% बच्चे भी नहीं थे जो गेट अपीयर होना चाहते थे। 90% ऐसे थे जो अच्छा प्लेसमेंट लेके निकलना चाहते थे, और निकले वो, और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी गेट को देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा। एंड दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने आगे जाके शायद कभी कैट दिया होगा, उन्होंने कोई और एग्ज़ाम्स दिए होंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम ही आपको कुछ ना कुछ करवाएगा। अब ये बोल सकते हैं कि अगर इसके पीछे जाओगे तो कॉलेज में घुसने के लिए भी एग्ज़ाम चाहिए हर जगह, तो वो तो एक स्टैंडर्ड है, वो दुनिया का स्टैंडर्ड है। इसमें कुछ जनसंख्या है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कोई एक मेथड डेवलप करना था। जो आज का मेथड है वो एग्जामिनेशन है, कल का मेथड कुछ और हो सकता है, स्क्रीनिंग, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसका जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ये उसका पूरे क्वेश्चन का क्रक्स है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कैसे करें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो समझ पा रहा हूँ, तेरे को कुछ और समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन, या यही? नहीं, कंपटीशन के बारे में इसने तो नहीं बोला, उससे हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि एग्ज़ाम सब कुछ इसी वजह से है। इसने मेनली यही बोला कि एग्जाम्स निकालना ही होगा इस कंट्री में, नहीं तो तुम कुछ कर नहीं सकते। मतलब वही ना, लेकिन आपको रैंक लाना पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, यही है उसका कहना। बट यार बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा, और तू भी एग्जांपल्स दे रहा है, जिन्होंने कभी एग्जाम ढंग से दिया नहीं। कोई ऑब्वियसली जो कॉलेज में घुसने के लिए दिया, उसके बाद कभी भी नहीं दिया। मेरा एक दोस्त ऐसे पॉडकास्ट में नहीं दिया ऐसा नहीं बोल सकते, उन्होंने कॉलेज की तैयारी बहुत अच्छे से करी है भाई। नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। उसका 75% बोर्ड्स में आया था, कॉमेट के में कुछ 9000 रैंक आया था, और उसके बाद उसने कॉलेज में इधर DY पाटिल करके है महाराष्ट्र में, उसमें एडमिशन लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ा। उसके बाद उसके बैकलॉग्स भी थे, मैक्सिमम कंपनीज ने उसे रिजेक्ट मार दिया, और एक कंपनी ने बोला कि ठीक है, हमें तुम्हारे बैकलॉग से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, और
फिर वो उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मैं कंफ्यूज इसलिए कर रहा हूँ कि कंपनी का नाम जाइकस है, ठीक है, जेड, ठीक। तो ज्वाइन कर लिया और जाइकस में उसने 2 से 3 साल, शायद 4 साल करीब काम किया था। अभी करेंटली वो उसी कंपनी में, लेकिन उस कंपनी का वो इतना हाई पोजीशन में पहुंच गया कि अभी वो करेंटली एम्स्टर्डम में पोस्टेड है और वहाँ से वो बिजनेस एंड संभाल रहा है उस कंपनी का। पर ये आशीष जो ये एग्जाम्पल है ना, ये हर बैच में, हर कॉलेज में 1% है इस टाइप के। कितने एग्जांपल दे दूं भाई? नहीं मैं बोल रहा हूँ तू जितने भी एग्जांपल देगा, पर अगर तू उनके सैंपल स्पेस को जब पकड़ेगा ना, ये जो एग्जांपल था, अगर डीवाई पाटिल में तू पकड़ेगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। तेरी नॉलेज में ऐसे बहुत सारे आ गए हैं क्योंकि वो तुझसे मिलते रहते हैं, पर वो अपने अपने सैंपल स्पेस में बहुत कम है। पता नहीं गौरव यार, तू अपने दोस्तों में देख ले और वहाँ पे देख कि कितने लोगों ने रैंक ला के अपना लाइफ सेटल किया और कितने लोगों ने रैंक लाए बिना अपना लाइफ सेटल किया। तो तुम्हें हमेशा ज़्यादा दिखेगा जो लोगों ने रैंक नहीं लाया और लाइफ सेटल किया। इसमें वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी 2 टाइप के हैं। एक वो जो रैंक लाने के लिए अपीयर हुए थे, नहीं आई, फिर भी लाइफ सेटल्ड है। एक वो है जिन्होंने एग्जाम्स को देखा ही नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स को, उनके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि उनको मालूम है उनका पाथ क्या है। वो अपनी जगह पे निकल गए हैं, वो अपने पाथ में हैं और सुखी सभी हैं। दुखी केवल वो है जिसके पास नौकरी मिली ही नहीं, मतलब जिसको किसी वजह से जॉब मिला ही नहीं, उसके ही साथ समस्या है। बाकी तो ऐसा है कि आपको इंटेल में, माइक्रोसॉफ्ट में भी नौकरी दे दो, शिकायतें खत्म नहीं होंगी भाई। लेकिन मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेरा प्रॉब्लम बस इस मेंटालिटी से है। जब तक तुम सोच के बैठे रहो कि मेरे लाइफ में अगर कुछ होगा तो एग्ज़ाम के थ्रू ही होगा, वैसे लोग 3 साल 4 साल तुम्हें बैठे हुए दिख जाते हैं क्योंकि वो और कुछ देखते ही नहीं है। प्रॉब्लम इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मतलब इस वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि वो जब ये बोल रहा है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रैक करना, अगर आपको कुछ अचीव करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द वे। ये एक तरीका है और गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ, इट इज़ द सेफेस्ट वे। सबसे सेफ तरीका जो है वो ये कि आप एक रैंक ले आओ, रैंक ला के आप सेटल हो जाओ और उसके बाद आप अपनी लाइफ में जैसे चलना है चलो। सेफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आपने अपनी लाइफ का जो डायनामिज्म है वो सरेंडर कर दिया। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने को तैयार हो और अब आपको पता है कि आप जिस रैंक से इस ऑर्गेनाइजेशन में घुसे हो, उस रैंक से आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली नहीं है। आप एक बार मान लो इंजीनियरिंग सर्विस निकाल के रेलवे में घुसे हो, तो आप रेलवे में रहने वाले हो। तो आपने वो वाला जो थ्रिल था जो एक प्राइवेट कंपनी में हो सकता था कि मैं आज इस कंपनी में हूँ, कल उसमें जा सकता हूँ, वो तो खत्म कर दिया है अपना। तो ये एक सेफ वे है। ऑफ कोर्स इसमें पेन ज़्यादा है, इसमें स्टार्टिंग पेन बहुत ज़्यादा है। गौरव एक पॉइंट, सेफ है कि क्विक है? क्योंकि एग्जाम एक मिनट फिर से क्या है क्या वीडियो वो फोन का मेमोरी। हाँ हो गया यार, मैं क्या बोल रहा था वो भी भूल गया। हाँ, अब हम कहाँ पे थे? मैं क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था मैं। कोई बात नहीं, नया कुछ चालू कंक्लूड तो करना पड़ेगा। हाँ तो चलो छोड़ो। देखो भाई, बैटरी चला गया और मैं क्या बोल रहा था मैं वो भी भूल गया। अब इतना मेहनत मैं करने वाला नहीं हूँ कि फिर से रिकॉर्डिंग सुनूँ और वही पॉइंट पे आऊँ, उससे तो फील भी चला जाएगा। हाँ। तो हम कुछ ऐसे ही बोल रहे थे। देखो, मेरे अकॉर्डिंग रैंक के बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि मैं क्या करता अगर मेरा बार्क में नहीं होता, इसरो में नहीं होता, तो भाई मैं कोई प्राइवेट सेक्टर जॉब ले लेता या कहीं से एमटेक कर रहा होता और तुम मुझे यहीं देख रहे होते। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, तुम मुझे यहीं देख रहे होते तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं जब एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ तभी जानते हो। जाके देख लो टॉक एंड फायर पॉडकास्ट में, अभी भी 5-6 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ मैं कुछ भी बात करता हूँ, ठीक है। तो फिर नहीं, इस वाले क्वेश्चन पे ये जो तू जिस डायरेक्शन में गया ना, इस डायरेक्शन में मैं 4 या 5 बार अलग अलग जगह पे बता चुका हूँ। मेरे को कई बार ये क्वेश्चन तूने भी शायद पूछा है कि मान ले ये नहीं होता तो क्या करते। डिफरेंट मेरे को इतना पता है कि मैं कुछ भी करता पर अपनी लाइफ के साथ बहुत बढ़िया कर रहा होता। हाँ, मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा होता। एग्जाम पे कौन डिपेंडेंट रहेगा यार? एक एग्जाम जिसमें 2-3 क्वेश्चन गलत भी आ जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम क्या, जॉब पे भी कौन डिपेंडेंट रहेगा? हाँ, क्यों रहेंगे? और क्या। दूसरा, जॉब पे डिपेंडेंट खुद का भी है ना।
बस यही है, आपका अपना वर्थ अगर है, और ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है कि मेरी वर्थ है मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी ऐसे तो नहीं हो सकता, मेहनत सब जगह लगेगी। मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को केवल बोलना आता है तो मैं टीचर बन सकता हूँ। वो आपको शायद 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 5 लेक्चर सर्वाइव करवा देगा। 6ठे लेक्चर में तो बच्चों को पता चल जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता है, वहाँ से तो आपकी सैलरी ख़त्म हो गई। तो टीचिंग भी ऐसा नहीं है कि आपको केवल बोलना आता है, आपको चीज़ें समझाना आता है तो आप बन गए टीचर। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो क्वेश्चन तो खुद को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेहनत वहाँ पे भी लगेगी आपको। आप जॉब में जा रहे हो, मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ही हो, आप किसी फैक्ट्री आउटलेट में काम कर रहे हो, तो प्लानिंग करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। भले ही आप खुद जाके बोल्ट नट नहीं कसोगे, पर बोल्ट नट किससे कसवाना है और कितने कसवाना है ये तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो हर जॉब का अपना एक रिक्वायरमेंट है और लाइफ में वो पेन लेना पड़ेगा। आप अभी ले लो तो बहुत अच्छी बात है, आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। अभी नहीं लोगे तो भी अच्छी बात है, आगे जाके लेना पड़ जाएगा। तो बच तो नहीं पाओगे। हाँ, एक लेवल तक तो बिल्कुल कंपल्शन होता है कि तुम सोसाइटी में ऐसा वर्थ बनाओ कि कोई तुम्हें पैसा दे इतना कि तुम अब सर्वाइव कर पाओ, ये तो मस्ट है ना। उसके बाद अगर तुम और ग्रो करना चाहते हो तो तुम उस बेस के साथ एफर्ट दे सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई। किसी पॉइंट पे तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद का तो लेना पड़ेगा। आप खेती करना भी चाहते हो तो खेती करना सीखना तो पड़ेगा। उसका अपना रिस्क इन्वॉल्व है यार, खेती करने में भी अपनी एक रिस्क है। मुझे पता है यहाँ पे मैं जब रेलवे के घर में आया तो यहाँ के घर थोड़े, दाहोद के साथ ऐसा है कि यहाँ के घर थोड़े बड़ी साइज के हैं, उसमें खेत वगैरह हैं, इतने बड़े हैं कि उनमें खेत है घरों में। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ उसमें खेती करूँ, पर अब समस्या ये है कि कुछ महीने निकल गए, पर हाँ वो प्रोसेस समझने, मैं कुछ उगाने जाता हूँ, मैं उगा नहीं पाता हूँ, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ। तो समझ में ये आता है कि खेती करना में कोई आसान काम नहीं है, साइंस है भाई। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तो दुनिया बदल गया, उसके बाद तुम उसे क्या साइंस है। आपको उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, जैसे मान ले इरिगेशन का एक छोटा सा सेटअप आपको तैयार करना पड़ेगा, पानी पिलाने का एक मेथड ढूंढना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो हर प्रोफेशन के साथ अपना एक मेहनत है। तुम यार त्यागी सर से बात करो, जैसे ही कोविड सिचुएशन हुआ सर ने खुद का टमाटर और ये सब उगाना स्टार्ट किया। अरे सही बात है, बहुत सही कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये सब तो सब कुछ क्लियर हो गया। गौरव, तुम और कुछ पीड़ित लोगों को कुछ बोलना चाहते हो कि हम यहाँ से कट ले आगे? यार पीड़ित तो चॉइस है, बोल दो भाई। पीड़ित तो चॉइस है, मतलब ये तो फैक्ट है, मतलब पीड़ित होना इज अ चॉइस दोनों तरफ से। अगर मान लो आप आए हो और अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, और इफ़ यू आर फीलिंग दैट ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, स्ट्रगल कैसे निकलेगा, और इस चीज़ को लेके पीड़ित हो, मतलब इस थॉट को लेके कि पाथ इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो भी आपका चॉइस है। आप खुद आए हो, आपको किसी ने नहीं बोला है कि एग्ज़ाम को देने के लिए आओ, आप आए हो तो खुशी खुशी बढ़िया तैयारी करो मस्त, और निकल जाएगा। अगर खुशी खुशी तैयारी की तो निकलने के चांस बहुत ज़्यादा है, रोते हुए की तो भी निकल तो जाएगा, पर हो सकता है एक आधा अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाए उसमें। दूसरे वो लोग हैं जो इसलिए पीड़ित हैं कि वो एग्ज़ाम दे चुके हैं पर निकल नहीं रहा, 2 बार 3 बार दे दिया, नहीं निकल रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार शांति से बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपीयर होना चाहते हैं नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है, बड़ी रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक बार वो एनालिसिस करके देख लो कि आप मान लो 1 साल और इस एग्ज़ाम को देते हो तो क्या क्या चीज़ लूज़ करोगे, और इस एग्ज़ाम को मान लो क्लियर कर लिया तो क्या क्या चीज़ ऐसी हैं जो गेन कर लोगे। दोनों को एक बार देख लो, एनालाइज कर लो। अगर ऐसा लगता है कि वर्थ है, 1 साल, केवल 1 साल और लगाने से आपका लाइफ चेंज हो सकता है, तो मुझे लगता है दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल पूरी लाइफ के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब आपको अगले 50 साल अपने सिक्योर करने हैं, तो उसके लिए 1 साल लगाना इज़ वेरी वेरी स्मॉल प्राइस, दे सकते हो। पर अगर ये समझ में आ रहा है कि ये 1 साल लगाने के बाद भी हालत वही के वही रह सकते हैं, तो फिर दूसरे बास्केट ढूंढना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको दूसरे बास्केट ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चक्रव्यूह वाली चीज़ हो जाती है, फिर फंसते जाओगे उसमें, और एक पॉइंट के बाद ये ऐसा ब्लैक होल है
कंपटीशन की तैयारी, कि इस कंपटीशन की तैयारी में आपके पास वैल्यू एडिशन के नाम पे दिमाग में भले ही 25 चीज़ें हो रही हों, पर यू डोंट हैव एनी प्रूफ। तो आप अगर प्राइवेट में स्विच भी करना चाहोगे तो 5 साल के बाद जब प्राइवेट में जाओगे, वो जब पूछेगा कि आपने क्या किया, तो ये नहीं बोल सकते कि मैं गेट की तैयारी कर रहा था। और अगर 5 साल तक गेट की तैयारी कर रहे थे और नहीं निकाला, तो प्राइवेट कंपनी वाला हो सकता है आपको ना ले, क्योंकि उसको जो दिख रहा है बारे में हमने बहुत बहुत डिटेल में बात की है क्योंकि ऑलरेडी। उसको ये लग सकता है कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत पुअर है, क्योंकि आप खुद शो कर रहे हो। उसको ये लग सकता है कि आपका जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो शायद इतना अच्छा नहीं है। हाँ भाई, और फ्रेश माइंड तो चाहिए सबको को, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को। और इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से बात की है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया ही है। पिछले पॉडकास्ट में आई थिंक 24 एपिसोड नंबर था, काफ़ी अच्छा से डिटेल में डिस्कस किया इसे। चलो ये बात तो है। बस वही प्रॉब्लम है कि कुछ लोग को के पास वो रिसोर्स नहीं होता भाई। पेरेंट्स भी कब तक सपोर्ट करेगा तुम्हें? ऑलरेडी पेरेंट्स ने अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन में पैसे घुसा दिए हैं, उसके पेरेंट्स के सपोर्ट से तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली तैयारी आपने कर ली है, 1 साल, आई थिंक 1 साल से ज़्यादा बिल्कुल वर्थ नहीं है ना। उसके बाद तुम कुछ खोजो यार, और एक स्किल तो तुम्हें साइड बाय साइड डेवलप करना ही है। और उससे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि तुम और कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मेरे एक सीनियर ने मुझे, मतलब मेरा नेबर सा था, वो आगे जाके उसने रैंक ले आया, तो मैं उससे काफ़ी बात करता था। 2015 में उन्होंने रैंक लाया था, तो वो मुझे बताते थे यार कुछ ना कुछ तुम्हें लेना है, नहीं तो तुम्हें ऐसा अपने में ही इतना छोटा दिमाग हो जाएगा, और खुद का मोटिवेशन और क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, कि उससे तुम्हारा प्रिपरेशन और बुरा होने लगता है। वो एक बहुत नेगेटिव स्पाइरल है जिसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं, सालों साल से फंसे हुए हैं। जो फंसे हुए हैं उन्हीं को पता है, और स्पेशली आखिरी 2 साल में, क्योंकि और भी सिचुएशन बुरा ही होते गए, है ना। जैसे कोविड में ही देख लेना, बहुत लोगों का जॉब चला गया, तो ये भी हटा। इवन जो अभी जॉब का जो सिनारियो चल रहा है गेट को लेके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो और सिकुड़ता ही जा रहा है, वो बढ़ तो रहा नहीं है। कोई डाउट नहीं है उसमें, उसे छुपाने तो जब सिकुड़ता रहेगा और एक पॉइंट पे हमको मालूम है कि वो ऑलमोस्ट वैनिश होने वाला है, कि वो वैनिश का मतलब लिमिटेड सी सीट्स होंगी जिसके लिए आप लोग 2 पॉसिबिलिटी है गौरव, या तो वैनिश हो जाएगा या फिर वो फिर से राइज करे। ऐसा भी हमने देखा है पहले कि अप एंड डाउन भी चलता है ना, कभी कभी हो सकता है डाउन जाके ऐसा हो सकता है। लेकिन पीएसयूज को लेके भी बहुत वो चीज़ें चल रही है ना, कि पीएसयू के स्ट्रक्चर में भी रहेंगी नहीं रहेंगी वही नहीं पता है। तो समस्या तो वहाँ पे भी है कि हाँ, कुछ पीएसयूज को लेके तो चल ही रहा है, गवर्नमेंट ने बोल ही दिया है कि वो कर देंगे। तो अगर मान लो ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर बाद में जाके दुख होगा आपको कि तैयारी तो सरकारी के लिए की थी पर अब प्राइवेट में आ गए, तो इससे बेटर है कि एक बार वो एनालिसिस कर लेना चाहिए कि आप कौन सी हाईएस्ट रैंक ला सकते हो अपने मन में। एक तो होता है ना कि आप अगर मन में ही 100 रैंक नहीं ला सकते तो फिजिकली कैसे लाओगे। तो एक बार सोच के देखो कहाँ तक रैंक ला सकते हो। अगर दिमाग में आता है कि 100 रैंक आ सकती है तो तैयारी का मतलब है। और अगर मान लो IITs में जाने की इच्छा है तो मैं बोलता हूँ आप 1000 रैंक तक टारगेट करो अपने दिमाग में और बढ़िया IIT के लिए जाओ। और मैं तो बोलूँगा कि जाना चाहिए। हाँ, आपकी अगर रैंक अच्छी है आपको IIT जाना चाहिए। जो लोग Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर ऐसे कॉलेजेस जो अच्छा प्लेसमेंट नहीं दिला पाते, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिला पाते, उन बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूँगा ऑप्शन है चाहे नहीं है। IIT सच में नहीं है, IIT में जाना, हाँ बिल्कुल, पर IIT में जाना उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। केवल इसलिए नहीं कि वहाँ जाके शायद जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पर वहाँ जाके आपको जो अपना दिमाग खुलता दिखेगा उन लोगों से मिलने के बाद। मतलब एक होता है ना, एक क्रीम माइंड से आप जब मिलते हो तो आपका दिमाग भी खुलना स्टार्ट होता है। वो जो डिसरप्शन है वो वहाँ जाके मिलेगा उनको। तो वो इसीलिए मतलब निकलना जरूरी है। हाँ, एक बार देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। NITs IITs इसमें जाना चाहिए। चलो ठीक है यार, इसके बारे में तो हमने भरपूर बात कर लिया। अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंडियन रेलवे का जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो गौरव से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। कितने सालों, मतलब करीब 1 साल हो गया ना तुम्हें जॉब करते हुए प्रॉपर एज एन ऑफिसर, ट्रेनिंग के बाद? 1.5 साल हो गया ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग भी शायद 1.5 साल का चला था, है ना। चलो भाई एक्सप्लेन करो, व्हाट इज इंडियन रेलवे जॉब प्रोफाइल ऑल अबाउट। इतना ब्लैंक तो रखेगा क्या मेरे को?
नहीं नहीं, तू आराम से करना। एक बार तो मैं वही बता रहा हूँ कि एक बार वही एक पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके बाद ये मुझे ही समझाने लगा कि देख भाई ऐसा ऐसा होता है, मुझे भी इंटरेस्ट था जानने का, तो मैंने बोला एक बार तुम हाँ बच्चों को भी नहीं, समझा दो ये, है देख ना। मैं एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विस या फिर कोई भी सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करके जब आएंगे रेलवे में, हम्म तो क्या एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे और एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। हम्म तो पहला तो ये कि टेक्निकल जॉब में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि टेक्निकल इंजीनियरिंग बैक सर्विस के थ्रू मैं आया था। तो जो टेक्निकल सर्विसेज जो हैं रेलवे में, ये काफ़ी हद तक एक एक ज़बरदस्त नेटवर्क में बंधा हुआ सा एक सिस्टम है ये। मतलब इतना इंटरलिंक्ड है कि यू कीप ऑन लर्निंग। आप सिविल की चीज़ें सीखते जाओगे, इलेक्ट्रिकल की, तो कुछ सालों के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप केवल एक ब्रांच के इंजीनियर नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो। अब इसमें मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो जॉब प्रोफाइल है वो मोस्टली जो रहेगा वो मेंटेनेंस का रहता है। अच्छा, मेंटेनेंस मतलब ट्रेन का मेंटेनेंस। अब वो मेंटेनेंस बहुत सारे टाइप के हैं, आपके प्रिवेंटिव है, प्रेडिक्टिव है, बहुत सारी मेंटेनेंस की थ्योरीज जो हैं वो चलती हैं। तो इसमें जो इंडियन रेलवेज़ का एक थीम है वो ये कि आपकी जो भी गाड़ी पटरी पे चल रही है, इट शुड बी द सेफेस्ट व्हीकल। ये एक फिलॉसफी है जिस पे रेलवे काम कर रहा है कि वो व्हीकल जो है वो सबसे सेफ होना चाहिए, क्योंकि पैसेंजर बैठा है और उसकी लाइफ के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पूरी जिम्मेदारी आ जाती है वो मोस्टली या तो ट्रैक की होगी, पटरी की, जिसके ऊपर आप चल रहे हो, मतलब आपकी जिसके ऊपर आपका व्हीकल चल रहा है, और दूसरा उस व्हीकल की अपनी। ये दो चीज़ें मेजर इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज इन दोनों में से किसी भी एक में गड़बड़ हुआ तो पटरी से उतर जाती है गाड़ी। तो जो पटरी है वो वाला काम सिविल देखता है, और जो आपका गाड़ी है जिसमें पहिया घूम रहा है वो मेजॉरिटी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर जितने भी ज्वाइन करेंगे उनका मेजर वर्क यही रहेगा कि आपकी जो गाड़ी है उसका पहिया ठीक से चलना चाहिए। ये मेजर काम। अब इसके लिए अलग अलग यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका काम हो सकता है। जैसे मान ले एक पैसेंजर की कोई ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है। अब इस पैसेंजर ट्रेन को चलाना है मुझे, मान ले वैष्णो देवी से लेके बॉम्बे तक। तो जब इतनी लंबी जर्नी करती है तो वो 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा की जर्नी है। मतलब शुरू हुई थी संडे को, पहुंची है ट्यूसडे को, तो 48 आवर्स 40 आवर्स, इतना लंबा जर्नी। मतलब ये तो मैंने छोटी जर्नी बताई। ट्रेन्स तो ऐसी हैं जो 10-15 स्टेट क्रॉस करती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक चलती है। हाँ बिल्कुल, 50 घंटे लगते हैं। तो अब सोच 50 घंटे की कोई जर्नी है। तो 50 घंटे की जर्नी का मतलब ये है, अगर ध्यान से देखो तो 50 घंटे लगातार वो ट्रेन चलेगी। रांची से पहुंचेगी बेंगलोर, बेंगलोर में 5-6-7 घंटे के लिए रुकेगी, और फिर से वो 40 घंटे के लिए पीछे चलेगी, फिर यहाँ पे कुछ देर रुकेगी, फिर वापस वो 40 घंटे चलेगी। इसका मतलब है कि वो गाड़ी अगर एक बार पटरी पे उतरी है तो उस गाड़ी के पास ब्रेक है ही नहीं, वो चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है, चल ही रही है। अब कॉन्टीन्यूसली आपको इसको चलाते रहना है, तो इसको चलाते रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस इसमें करना पड़ेगा। ये पूरा काम जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर का है कि ये गाड़ी सेफ पूरे टाइम अपनी सर्विस देती रहे। और वो देने के लिए कुछ यूनिट्स हैं जो हमने बना रखे हैं। जैसे हर गाड़ी जब मान ले रांची से बेंगलोर जा रही है, तो बेंगलोर जब पहुंचेगी तो बेंगलोर पहुंचने के बाद हमने एक डिपो बना रखा है। तो गाड़ी को उस डिपो में लेके जाएंगे, एक टीम होगी जिसको गैंग बोलते हैं, वो उस गाड़ी के ऊपर काम पे लगेंगे और एक्सटेंसिवली पूरी गाड़ी का एक एक गियर, एक एक ब्रेक, एक एक पॉइंट, जितनी भी चीज़ें हैं गाड़ी में जो देख सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें चेक होंगी। चेक होने के बाद वो गाड़ी सर्टिफाइड होगी वापस। तो हर जर्नी के बाद गाड़ी को एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि ये गाड़ी ठीक है जाने के लिए। फिर वो गाड़ी वापस जाएगी, फिर रांची में आके फिर यही प्रोसेस होगा, एक सर्टिफिकेट इशू होगा, फिर वो गाड़ी वापस आएगी, वापस जाएगी। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है एक ओपन लाइन में। रेलवे की टर्म्स में इसको बोलते हैं ओपन लाइन। ओपन लाइन का मतलब जहाँ पे आपकी ट्रेन रन कर रही है, जहाँ पे आपका काम चल रहा है। तो एक तो प्रोफाइल ये होता है जिसमें बहुत डायनामिक प्रोफाइल है
इसमें हर मोमेंट पे आपको एक्टिव रहना है। क्यों? क्योंकि ट्रेन 24 घंटे चलती है और 24 घंटे में से प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी अलर्टनेस रखनी पड़ेगी कि कहीं पे किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आई, यू नीड टू बी देयर। आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि एक ट्रेन में एक टाइम पे 1500 लोग जा रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट वन ट्रेन, इट्स अबाउट 1500 पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एट अ सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे वो 1500 लोग मूव कर रहे हैं। तो अगर वो ट्रेन रुकी तो 1500 लोग रुक गए। आप सोच रहे हो, आपने एक भीड़ को रोक दिया है वहां पे, जो कि ठीक नहीं है। तो ये तो हुआ एक टाइप का काम। समझ में आया कि ट्रेन चल रही है और आपको वो चलाते रहना है, इसके लिए मेंटेनेंस करनी है। सो दिस इज वन मैं बस यही पूछ रहा था कि व्हाट आर द काइंड ऑफ लाइक कुछ एग्जांपल जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसको तुम्हें जैसे काम करना मैं होगा ऐसा बताता मेंटेनेंस। हूँ। जो सेकंड, मैं एक बार मेंटेनेंस का सेकंड प्रोफाइल बताता हूँ, क्योंकि मैकेनिकल के ये दो मेजर प्रोफाइल्स हैं। सेकंड प्रोफाइल इज जिसको बोलते हैं ओवरहॉलिंग, जो कि एक मेजर एक्टिविटी है कि हर ट्रेन को हमको मालूम है कि हम चाहे कितना भी इसको रोज मेंटेन करते रहें, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसकी मेजर रिपेयरिंग ज़रूरी रहेगी। हर चीज़ के साथ होता है, हमारी बाइक के साथ भी होता है, कार के साथ भी होता है कि हम रोज़ थोड़ा बहुत तो उसमें ऑयल डालते रहते हैं, पर 2 साल में एक बार उसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है ना। तो वैसा ही है कि ये जो गाड़ियाँ हैं हमारी, ये चलती हैं, पर हमको मालूम है कि कुछ टाइम के बाद, अब वो 2 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, किसी गाड़ी में 4 साल हो सकता है, कुछ भी हो, उसको एक वर्कशॉप में लेके आएंगे। इन वर्कशॉप व्हाट विल डू, हम उस गाड़ी को पूरी तरह से खोल देंगे 100%, हर चीज़, उसका पहिया, ये सब बेयरिंग वगैरह सब निकाल के अलग कर देंगे। हज़ारों पार्ट, सारे पार्ट्स निकाल देंगे उसके। और सब निकालने के बाद हर पार्ट्स को चेक करेंगे एक एक करके। उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे जिनको फेंक देना है फेंक देंगे, उनको बदल देंगे, रिप्लेस करके पूरी गाड़ी को वापस जोड़ेंगे। और इस गाड़ी को पूरा जोड़ने के बाद एक और सर्टिफिकेट इशू होगा कि अब ये अगले 2 साल तक चलने के लिए सर्टिफाइड है, जिसको बोलते हैं POH। ये काम होता है वर्कशॉप में। तो एक तो हो गया आपका ओपन लाइन और एक हो गया नॉन ओपन लाइन। तो वर्कशॉप जो है वो नॉन ओपन लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम है, आप आराम से उस गाड़ी को टाइम दे सकते हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये अभी कहीं नहीं जा रही है गाड़ी, ये आपकी कस्टडी में है, आप इसको अच्छे से रिपेयर करो। सो मोस्टली रिपेयरिंग का जो काम है वो होता है वर्कशॉप में। और वर्कशॉप में मैकेनिकल इंजीनियर्स, मतलब एक फैक्ट्री है वर्कशॉप, तो वो तो टिपिकली एक मैकेनिकल का प्रोफाइल, मतलब कोर प्रोफाइल है आपका। तो जो सबसे टेक्निकल, रेलवे का जो सबसे टेक्निकल यूनिट हो सकता है हाईएस्ट लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है वो एक वर्कशॉप है। क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि एक पूरे व्हीकल को आपने 100% ओपन कर दिया और आपने उसको वापस नए जैसा बना दिया। तो यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग, जो जितना भी हमने कुछ पढ़ा है, जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, हर चीज़ यहाँ पे यूज़ आनी है। अब हमारा क्या रोल है एज एन ऑफिसर? मान लो अपन ज्वाइन करते हैं जब रेलवे में, तो ये तो मैंने बताया रेलवे का वर्किंग क्या है। अब इसमें मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या है? तो वर्कशॉप में, जैसे मैं पोस्टेड हूँ एक वर्कशॉप में, तो मेरा जो प्रोफाइल है वो मैनेजर का लगता है, असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर। तो मुझे क्या करना है, ये जो भी व्हीकल आ रहे हैं हमारे पास, जो भी रोलिंग स्टॉक आता है रेलवे में, जो रेल होती है उसको हम रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, जो भी ट्रेन के डब्बे हैं उसको। तो जो भी रोलिंग स्टॉक मेरे पास आ रहा है, उस रोलिंग स्टॉक के ऊपर जो जो काम असाइंड है, जो जो काम लिखा हुआ है, मैनुअल पे चलता है रेलवे 100%। तो सारे के सारे मैनुअल लिखे हुए हैं, हर चीज़ मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए। यस। सो मेरा पहला काम यह है कि क्वालिटी इंश्योर होना चाहिए वहाँ पे, जो भी काम लिखा हुआ है उस तरीके से होना चाहिए। सेकंड, मैनेज करना है कि चीज़ें टाइमली हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने खोल के रख दिया, अब जुड़ नहीं रहा हमसे। हो सकता है कि खोल के रख दिया पर अब जोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो काम टेक्नीशियन का होगा, वो काफ़ी एक्सपीरियंस। हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे जाके वो पाना कसना नहीं है, पर मैंने जैसे बोला ना कि पाना कौन आदमी कसेगा, ये जरूर मुझे डिसाइड करना है। हाँ, ये मुझे तुम्हारे अंडर में करीब कितने 50-100 कितने लोग रहते हैं? ज़्यादा होंगे जो मेनली टेक्नीशियंस होंगे। हाँ, वर्कशॉप में हमारा स्ट्रेंथ करीब 1500-2000 के आसपास है। हर वर्कशॉप का अपना अपना रहता है। ओके। तो इतने डायरेक्ट हमारे रेलवे के लोग होंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बहुत सारा स्टाफ रहता है, तो एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो एज वो सारे एक इंजीनियर के अंडर आता है वो? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं हम वर्कशॉप में, हम ऑफिसर्स में, हाँ, अब करीब 7-8 ऑफिसर्स होंगे और ज़्यादा होंगे।
मतलब जो डायरेक्टली इन चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे सीनियर्स भी हैं जो हम लोगों को वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। पूरा हायरार्की है, एक हायरार्की चलता है, सिस्टम है। अब इस पूरे सिस्टम में मैंने 2 चीज़ें बताई। एक तो काम को इंश्योर करना कि वो हो जाए, सेकंड आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मटेरियल कैसे आएगा। मटेरियल भी तो खरीदना है हर चीज़ के लिए, और खरीदने का मतलब आपके पास कितने आइटम्स है, कम से कम 1500-2000 टाइप के तो आइटम्स है जिनको आपको खरीदना है। तो टाइमली उसका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, टाइमली वो आ जाए, उसका बिल पास हो जाए, पैसा भी देना है उन सबको। इन सब के बाद उसका क्वालिटी इंश्योर करना है कि जो मटेरियल खरीदा वो असली है या नकली है। तो ये आपको इंश्योर करवाना है। ये एक और हुआ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। थर्ड फिर आपका प्रोफाइल आ जाता है। आपको जैसे मान लीजिए कोई काम करवाना है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपका सब कुछ उसमें नॉलेज है, पर आपके पास आदमी नहीं है करवाने के लिए। सो आपको क्या करना, आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो आउटसोर्स करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाता है आपको टेंडर्स बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना है आपको। यहाँ मटेरियल के लिए भी तो शायद टेंडर होगा, टेंडरिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरीके से ये मैनेज करने वाला पोर्शन ज़्यादा हो जाता है। जब वर्कशॉप की प्रोफाइल में आते तो यू आर मोर ऑफ अ मैनेजर देन अ डायरेक्ट इंजीनियर। तो आप इंजीनियरिंग के प्रोफाइल में तो हो ही हो, क्योंकि वो आपका कोर काम है। हाँ, इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा, बट एक एडिशनल आपको मैनेजर का काम है जो कि आपको वहाँ पे प्ले करना रहता है। सो दिस इज हाउ अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्क्स व्हेन ही इज प्लेस्ड इन वर्कशॉप। अब यही जब ओपन लाइन में रहता है तो उसका रिस्क फैक्टर अलग है, उसका वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि उसका काम वहाँ पे ये नहीं है। उसका काम है ट्रेन को चालू रखना, ट्रेन रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए उसकी पूरी प्रोफाइल अलग चल रही होती है। तो वहाँ पे भी उसको मैनेज करना है, अलग अलग स्टेशंस पे अपनी क्रूज़ को लगा के रखना है कि कैसे हमारे आदमियों को हम एडजस्ट करें कि हर स्टेशन पे आदमी हर थोड़ी देर में पहुँच जाए। अगर मान लो किसी जगह पे ट्रेन फेल हुई तो कितना जल्दी आप अपनी क्रू को वहाँ तक पहुँचा सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक मैकेनिकल प्रोफाइल में। सिमिलर प्रोफाइल्स फिर इलेक्ट्रिकल की हैं। इलेक्ट्रिकल में जैसे इंजन, जितने लोकोमोटिव्स हैं वो मैनेज करना उनका काम है। जैसे सिविल हो गया, सिविल पूरा ट्रैक है, वो पूरा ट्रैक मैनेज करना उनका काम है। मैं मैकेनिकल का इसलिए अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरा प्रोफाइल है। तो मैकेनिकल, अदरवाइज हर एक का अपना अपना एक रोल है, और वो रोल ऐसा है कि वो अगर अपने रोल में फेल हुआ तो कंप्लीट जो रेल है वो रुकेगा, कंप्लीट जो ट्रेन है उसमें ऑपरेशन में दिक्कत आ जाएंगी। तो हर एक को अपना रोल ठीक से करना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है उसके ऊपर। तो ये हुआ भाई, लाइक इट इज़ प्योर इंजीनियरिंग है ना, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट पार्ट। जैसे लेट अस से पहले स्पेस शटल लॉन्च होता था है ना, अब वो वापस आया तो उसे भी खोल के पूरा देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना होगा कि ये दोबारा जब लॉन्च हो बिल्कुल तो ये प्रॉपरली लॉन्च हो। मतलब ये जो भी मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, ये केवल टेक्निकल पॉइंट से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो, ये तो मैंने तेरे को बताया कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेरा काम है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैकेनिकल से रिलेटेड ये सब काम है जो मुझे करना है। इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो कि आपको करना ही पड़ेगा। द डे यू ज्वाइन, आपके पास बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आपके पास गवर्नमेंट की एक एसओपी खुलती है। एसओपी में आपकी कुछ पावर्स हैं। अब वो पावर्स के हिसाब से आपको काम करना रहेगा। जैसे कि आपके पास जितना भी स्टाफ है, वो स्टाफ को पूरी तरह से मैनेज करना आप ही का रोल है, कोई अलग से आपको आदमी नहीं मिलने वाले। तो यहाँ ऐसा हो जाता है कि व्हेन यू आर पोस्टेड एट अ प्लेस, आप किसी भी जगह पे पोस्टेड हैं, तो आप उस जगह पे जो कुछ भी होने वाला है उस हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और अकाउंटेबल हैं, तो आप ही को करना है। तो मान लो आप चाहते हो कि वेलफेयर करके दो, तो वो भी आप ही को करना है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे स्ट्रिक्ट होना है, वो आप ही को होना है। आपको छुट्टियाँ देनी आप ही को देनी है, छुट्टियों का हिसाब भी आप ही को रखवाना है। तो आप किसी भी रेलवे के एक डिपार्टमेंट में जैसे ही घुसोगे तो उस डिपार्टमेंट के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो जाते हो, क्योंकि आपको रेलवे मुझे लगता है इसीलिए थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर टेक्निकल जॉब्स, जैसे बार्क हो गया, इसरो हो गया, डीआरडी हो गया। क्योंकि जो इसरो में जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद तुम्हें 2 या 3 प्रमोशन के बाद मिलेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो घुसते ही उस लेवल का मिलने लगता है डे 1 से। मुझे याद है कि मैं जिस दिन जॉब का पहला दिन था, मतलब मेरी जॉब का पहला ही दिन है, और उस दिन मेरे सामने कोई एक ऐसा होता है ना कि सिस्टम काम करता है, तो सिस्टम में ऐसा होता है कि कुछ फाइल्स हैं जो मूव करती रहती हैं।
तो डे 1 में ही मेरे सामने कुछ ऐसी फाइल्स आ गई जिसमें अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन लेना कैसे है। ऑफ कोर्स क्या लेना है ये मैं ले सकता हूँ, मैंने पढ़ा हुआ भी है, ट्रेनिंग में हमको सिखाते हैं, बट वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आते आते ही आता है। पर ये मैंने उस दिन रियलाइज़ किया था कि रेलवे की जॉब में आप डे 1 पे गए हो क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप नए आए हो तो वो चीज़ें रोक लेंगे, आप नए आए हो तो आपको सीखना पड़ेगा, एडजस्ट करना होगा, है ना। ये हर एक के साथ है, ये केवल रेलवे में इंजीनियरिंग सर्विस के साथ ही नहीं। ये मेरे वो दोस्त भी जो IAS में गए हैं, वो दोस्त भी जो किसी और सर्विस में गए हैं, सभी के साथ ये है कि आप जिस दिन ज्वाइन करते हो, क्योंकि सिस्टम तो आप हो चाहे नहीं हो वो काम कर रहा है। मैं चाहे अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ चाहे नहीं बैठा हूँ, ट्रेन तो चल रही है। तो ट्रेन को चलाने के लिए जो फाइल्स मूव होनी चाहिए वो मूव हो ही रही हैं। अब आप आके चेयर पे बैठे हो तो वो फाइल आपके सामने आई है, आप नहीं बैठोगे तो कोई और किसी और के सामने आएगी वो फाइल। सो देयर इज़ अ सिस्टम विच इज़ रनिंग। तो आप चला नहीं रहे हो उसको, वो सिस्टम अपने एक प्रोसेस है, रेलवे के अपने रूल्स हैं लिखे हुए, उससे चल रहा है। ओके गौरव, तुमने तो पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि शायद तुम्हें और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली जितना ज़्यादा जानोगे उतना ईजिली। नहीं, ये ऐसा भी है ना कि देख, बोलने में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बता भी सकता हूँ, पर इट बिकम्स वेरी नॉट नीडेड टाइप ऑफ थिंग, मतलब वो जरूरी नहीं है। एवरीथिंग इज नीडेड। तू बोल ना, मैं गौरव को पहले यही बोल रहा था कि अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर, एक होता है जितना बोलना है बोल। एक होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक होता है आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, आपको एक एस्पिरेशन होना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है ना यार, लेकिन जैसे अभी तुमने जो बताया मुझे, ठीक है, या जो एस्पिरेंट सुन रहे, इसके बिना भी हज़ारों लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया होगा। मैंने किया है पहले, हाँ तुमने किया, तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इसका 2 रीज़न होता है। एक तो कुछ लोग ऐसे ही भेड़ चाल में भाग रहे हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि कैसा लाइफ होता है, ठीक। और दूसरा, पीपल लाइक मी, जैसे मुझे रेलवेज़ में जाने का कभी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यार कि इंडियन रेलवेज़ में जो इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कितना इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन वहाँ पे है। तो दोज आर ऑल्सो पीपल, हो सकता है कोई सिविल इंजीनियर हो जो L&T में काम कर रहा हो, लेकिन ही स्टिल वांट्स टू नो कि भाई इंजीनियर्स क्या करते हैं मेरा रेलवे का फंक्शन करने के लिए, है ना। तो मेरे पॉडकास्ट में तो तुम भाई 10 घंटा बोल सकते हो, लेकिन मैं गौरव को यही बोल रहा था भाई तुम सेटअप करो। इंडियन रेलवेज़ ने इसे शायद 14-15 रूम दे रखे हैं, एक रूम को स्टूडियो बनाओ। तुम लोग बेशर्मो थोड़ा पेट्रियन में सपोर्ट करो गौरव को, वैसे पेट्रियन है नहीं इसका, लेकिन जैसा भी हो अगर हो सके कोई अगर आशीष का है तो आशीष के उसमें डाल दो, कोई दिक्कत मैं ट्रांसफ़र करूँगा। नहीं, लेकिन इसे तो अभी भारत सरकार ही काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो गौरव रेगुलरली बैठो और लोगों को बताओ। इतना पैसा मिलता है कि पेट भर जाता है। नहीं गौरव, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये इट इज़ लाइक सम एपिसोड 40s और टॉक एंड फायर का क्लोज टू 40 एपिसोड, स्पेस कास्ट का क्लोज टू 10 एपिसोड, ठीक है। 100 पॉडकास्ट करने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि यू हैव ग्रेट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, है ना। इसीलिए मुझे ये एक नीड लग रहा है, और सिर्फ ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोग भी बोल रहे हैं जो सुन रहे हैं। नहीं, पॉडकास्ट मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सोचता भी हूँ कि कई बार करूँगा, बट फिर ये हो जाता है कि क्या टॉपिक लूँ, कैसे करूँ, और टाइम का भी फिर रहता है। तो मुझसे कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन, क्या टॉपिक, ये ले भाई 10 टॉपिक है, आज बात कर ले इसके बारे में, है ना। टॉपिक का तो ये देख, मैं अभी टॉपिक्स कितने भर के रखे हुए हैं मैंने अपने नोट्स में, कम से कम 100 होंगे जिसके बारे में मुझे बात करना है, इंक्लूडिंग इसरो का क्या जॉब प्रोफाइल है। मैंने आज तक डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, कुछ और बना रहा हूँ, कुछ और बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करता था एक्चुअली, है ना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तुम मुझसे पूछ ले, ठीक है। मैं अपने ट्रांसफ़र कर दूंगा कुछ तुझे, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, आज तो हमने बहुत बात किया, करीब 1.5 घंटा से बात कर रहे हैं, बीच बीच में जो भी इंटरप्शन हुआ, है ना। लेकिन ठीक है गौरव, फिर से जल्दी हो, थोड़ा टाइम निकालो, जब भी ज़्यादा कुछ ऐसा एफर्ट लगता नहीं है, तुम्हें सेटअप करना है और हम चालू हो जाएंगे। हमारा तो ऐसे भी कुछ, हाँ नहीं, ये माइक का ये वाला अरेंजमेंट मेरे को अच्छा लगा यार, ये ठीक है। छूना मतलब उसे वैसे ही सेट कर दो, अगले पॉडकास्ट को वैसे कर देते हैं। ठीक है गौरव, ओके गाइस, इसे यहीं एंड करते हैं। आई एम श्योर गौरव दोबारा ज़रूर आएगा, तुम अपने क्वेश्चंस डाल दो, अगले पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे।
होपफुली तुमने सब कुछ पॉजिटिवली लिया। हमने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को नेगेटिवली ले लिया। भाई हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और तुम्हें पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो हमें बता सकते हो इज्जत से, अगर बताना चाहो तो। हाँ, ये नहीं भी तो है, इज्जत से बताओ तो ये अच्छा है। और बात है कि हम भी सीख ही रहे हैं, हम भी ग्रो ही कर रहे हैं, शायद हमारा ओपिनियन बदल भी जाए और शायद ना भी बदले। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोमेंटम इज़ अ वीकली पॉडकास्ट, तुम्हें हम हर वीक मिल जाएंगे। और आजकल मैं भी गौरव सोलो पॉडकास्ट भी काफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे काफ़ी इजी लगता है। जो मैं तुझे सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे स्टार्ट करो और बोलना स्टार्ट कर दो, तो देयर विल बी सोलो पॉडकास्ट ऑल्सो। अरे नहीं, मोमेंटम पॉडकास्ट मैं सोलो कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, एग्जाम्पल्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, एंड्रू ह्यूबरमैन, क्रिस डिलिया, बहुत सारे हैं जो सोलो करते हैं पॉडकास्ट। लेकिन सोलो का अलग ही मज़ा है, क्योंकि वीडियो में तुझे सोचना पड़ता है कि 10 मिनट में क्या बात करें। लेकिन ऐसा कोई, जैसे मैं बोलूँगा गौरव भाई बता मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए, तू बोलेगा 10 मिनट में 5 ways टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसे बात नहीं करेगा ना भाई तू। मैं वैसे भी नहीं करूँगा, मैं ऐसी बात क्योंकि मेरे को मानो मेरा तो 10 मिनट में कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मेरे को चाहिए तो बोलेगा बैठ जा बात करते हैं कि हाँ देखो ये है, मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, तो तू ऐसे बात करेगा, है ना। तो इसीलिए मैं सोलो पॉडकास्ट काफ़ी कर रहा हूँ आजकल। मेरा प्लान ऐसा है कि एक गेस्ट के साथ रहे और एक सोलो पॉडकास्ट हर वीक निकालूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है गौरव, थैंक यू बहुत ज़्यादा, तुमने लोगों को बहुत कुछ बताया, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। जब भी तुम्हें टाइम मिले, यू आर ऑलवेज वेलकम टू मोमेंटम पॉडकास्ट, यू आर वन ऑफ द पायोनियर्स। आई थिंक तुम पहले दूसरे गेस्ट या ऐसे कुछ थे, मतलब अंडर 10 एपिसोड्स में तुम थे हमारे साथ, ठीक है। और ये चौथी बार तुम यहाँ पे हो। अब कुछ बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि हम नंबर्स भी भूल जाए कि तुम बहुत बार आ चुके हो, बस ये बोले। अब यही सही है, नंबर भूल जाए। चलो ओके, अगली बार अब ये ऑनलाइन नहीं रख के अगली बार सामने बैठेंगे, करेक्ट, वो तो बेस्ट है भाई। वो तो बस हम सेम सिटी में रहे तो सब कुछ परफेक्ट है, और बिल्कुल हो भी जाएंगे कभी ऐसा मौका भिड़ा तो। चलो ओके गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग ओवर हियर, थैंक यू फॉर बीइंग एन आउटस्टैंडिंग ऑडियंस, एंड वी विल सी ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। और गौरव कैसा था? बढ़िया, काफ़ी रैंडम था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो फ्लो। हाँ, प्रॉपर्ली बात कर पाया आज इन चीज़ों के बारे में तसल्ली से बैठ के, है ना। मेरे को तो ठीक लगता है, मेरे को तो ऐसे बातें ही अच्छी लगती हैं, कोई स्पेसिफिक